हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जीएस के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। इतिहास के लिए भी हमारे कुछ लेक्चर आ चुके हैं। तो आज हम नए लेक्चर शुरुआत कर रहे हैं और लेक्चर का नाम है, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं, मगध महाजनपद। आज हम मगध के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी करेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सवालों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य। देखिए, इतिहास के अंदर हमारे सबसे डेवलप साम्राज्य मगध साम्राज्य बताया गया था। ठीक है, मगध साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया था। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम व्यक्ति तो छोड़ो, आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन से वंश ने मगध पर शासन किया। तो हरण्यक वंश आता है, इसने सबसे पहले मगध वंश पर शासन किया। ठीक है, इसमें आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, उसका नाम क्या है? पितृहंत। पितृहंत का मतलब क्या होता है? पिता का हत्यारा। इसका मतलब यह है कि इस वंश के अंदर जो शासक रहे हैं, पिता के हत्यारे रहे हैं। किस कंडीशन पर? इसके पिता के हत्यारे इस कंडीशन पर रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी होता था वह जल्दी राजा बनने के लिए अपने पिता को कत्ल कर देता था, तथा कत्ल करने के बाद फिर नया राजा वो बनता था। तो ठीक है, तो इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? पितृ का हत्यारा, यानी कि पितृहंत। ठीक है, यानी कि पितृहंत वंश से आज टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मगध राज्य की मुख्यतः 3 राजधानियां थी। ठीक है, कितनी कैपिटल्स थी? मुख्यतः 3 राजधानियां थी। नंबर 1 पर आता है गिरिवर्ज, नंबर 2 पर राजगृह और नंबर 3 पर पाटलिपुत्र। ठीक है, नंबर 1 पर गिरिवर्ज, नंबर 2 पर राजगृह और नंबर 3 पर पाटलिपुत्र। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है, कि इन तीनों राजधानी के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार यानी कि इसके इंजीनियर कौन थे? कौन थे इनके वास्तुकार? महागोविंद इनके वास्तुकार थे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। So please be focused on the mobile screen as well as do note down your notes. Okay. फिर आता है बहुत ही खतरनाक शासक और जिसका इतिहास में बहुत ही अच्छे से चर्चा की गई है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार राजा, बिंबिसार राजा मगध राज्य के राजा थे। स्पेशली वे कौन से राज्य के राजा थे? राजगृह के। ठीक है, आपसे टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि श्रेणिक। श्रेणिक क्या था? तो श्रेणिक बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक भी था। श्रेणिक यानी कि श्रेणियां, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार के पिता का नाम था बोधिस और जो कहां के थे शासक? राजगृह के शासक थे। ठीक है, उनके बाद बिंबिसार बने और बिंबिसार बहुत ही महान सम्राट थे। इनके इतिहास में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इनके क्षेत्रीय विस्तार की। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार, पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे तो क्षेत्रीय विस्तार मुख्यतः 2 तरीके से होता था। नंबर 1 वैवाहिक संबंध से और नंबर 2 युद्ध से। युद्ध कर क्षेत्रीय विस्तार किया जाता था। इसी के साथ साथ विवाह कर भी क्षेत्रीय विस्तार किया जाता था। विवाह कर कैसे क्षेत्रीय विस्तार होता था कि नरेश जिस भी राजा या जिस भी क्षेत्र में विवाह करते थे तो उस क्षेत्र को भी नरेश के अंदर कंप्लीट करा जाता था। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध तथा युद्ध के द्वारा क्षेत्रीय विस्तार किया जाता था। बिंबिसार की पत्नी जो कि कौशल नरेश की बहन थी। कौन थी बिंबिसार की पत्नी? का नाम क्या था? कौशला देवी। और जो कि कौशल नरेश की बहन थी, उनके विवाह के बाद काशी जिसको आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, काशी उपहार स्वरूप बिंबिसार को प्राप्त हो गई। और बिंबिसार ने फिर क्या किया? अपने पुत्र अजातशत्रु को बिंबिसार का काशी का राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिंबिसार ने किस राज्य को, बिंबिसार को किस राज्य में, कौन सा राज्य बिंबिसार को उपहार स्वरूप पत्नी के जो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था? तो काशी राज्य बिंबिसार को विवाह के उपरांत दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर एक आते हैं अंग राज्य। अंग अगर आपने महाभारत को बहुत अच्छे से देखा होगा तो क्या कहता? दुर्योधन ने जो कर्ण थे, कर्ण को अंग राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो जो अंग राज्य था किस वक्त? बिंबिसार के टाइम पर।
अंगराज्य के शासक कौन था? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से युद्ध किया और युद्ध के बाद अंग को अधिग्रहण करने के बाद अजातशत्रु के कंट्रोल में क्या गया था? अंग राज्य आ गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जीवक कौन था? तो बिंबिसार का राजवैद जीवक था। ठीक है, इसके साथ साथ आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के बाद कौन से राजा है? बिंबिसार के बाद राजा आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंधक बनाया तथा बंधक बनाने के बाद बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली। उन्हें आत्महत्या करने के बाद नए शासक उभर कर आए अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अजातशत्रु के टाइम पे महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मौत हो गई। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अजातशत्रु ने राजगृह पर स्तूप निर्माण कराया महात्मा बुद्ध का, तथा इसी के साथ साथ प्रथम बौद्ध संगति किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी? अजातशत्रु के द्वारा। तो अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट से आता है अजातशत्रु। ठीक है, कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, वैसे तो हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, बट बिकॉज टाइम ड्यूरेशन से हम सिर्फ उतनी चीज पढ़ी जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, सो वी विल डिस्कस देम। बट अजातशत्रु से आपको इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये राजगृह के अंदर इन्होंने महात्मा बुद्ध का स्तूप निर्माण कराया तथा और क्या क्या कराया? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई। अजातशत्रु के बाद आते हैं नए शासक। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने की। फिर उदयन निकल कर आते नए शासक। ठीक है, और फिर उद्धव के जो 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक। अनिरुद्ध उद्धव की हत्या किसने की? अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध की हत्या किसने की? उसके पुत्र मुंडक ने। और मुंडक की हत्या किसने की? नागदशक। तो ठीक है, तो इस काल क्या नाम है, इस वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता है। तो लास्ट में आते हैं आपके शासक निकलकर कौन? नागदशक यानी कि दर्शक। दर्शक क्या थे? दर्शक एक थर्ड क्वालिटी राजा थे, वे अपने राज्य को संभाल नहीं पाए। तो फिर इस बीच क्या होगा? शिशुनाग नाम का एक राजा था, मतलब शिशुनाग नाम का एक व्यक्ति था, उसने फिर क्या किया? ये पूरा साम्राज्य युद्ध के द्वारा जीत लिया गया तथा फिर पूरे साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद नया वंश निकल कर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने फिर आगे स्थापना की और आगे के भागदौड़ संभाली। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ मूव अहेड। उसके बाद कौन सा आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। फिर उनके पुत्र आते हैं कालाशोक। ठीक है, कालाशोक से इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति कराई गई। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई? वैशाली बिहार के अंदर। ठीक है, तो कालाशोक के शासन में क्या कराई गई? द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, फिर एक महान कवि आते हैं, एक महान लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था? हरिश्चरित्र। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था? हरिश्चरित्र। तो हरिश्चरित्र से पता चलता है कि जो महापदानंद थे, इन्होंने कालाशोक की हत्या की और उसके बाद नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कालाशोक की हत्या के बाद महापदानंद आ गए और उसके बाद नंद वंश की स्थापना की। तो इसके कालाशोक में आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। सबसे पहले क्या? द्वितीय बौद्ध संगति कराई गई, उसके बाद बाणभट्ट की पुस्तक हरिश्चरित्र में इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है नंदवंश। नंदवंश के स्थापक कौन थे? महापदानंद। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापदानंद, और उनका एक नाम उग्रसेन भी बताया गया। ठीक है, अब यहां पर आता है आपका टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। महापदानंद को पुराणों में महापदानंद को क्या कहा गया? आपरोपसुराम किसे कहा गया? महापदानंद को नाम दिया गया है। इसके बाद क्या कहा गया है? सर्वक्षांतक। क्या कहा गया है? सर्वक्षांतक। ठीक है, क्या है? सर्वक्षांतक। ओके कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या गई आपको? एक अर्थ। तो 3 टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन हो गया आपको कि ये किसके नाम थे? ये महापद्मानंद के नाम थे। एक बहुत महान कवि आते हैं, बहुत महान व्यक्ति, क्या नाम उनका? पणिनि। पणिनि ने क्या किया था? व्याकरण की गई थी, संस्कृत का व्याकरण की रचना किसने की थी? पणिनि ने। ठीक है,
अब पणनी ने शिक्षा प्राप्त कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। और जो पाटलिपुत्र है यह है सोन नदी के तट पर मिलती है। ठीक है, पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र को आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? पटना। आज के टाइम पे गंगा नदी भी है, वैसे गंगा नदी के टाइम पे कह सकते हैं, लेकिन सोन नदी यहाँ पर गंगा नदी के आगे मिल जाती है। तो पाटलिपुत्र को आज के टाइम पर पटना के नाम से जाना जाता है। तो पटना यानी कि पाटलिपुत्र में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की व्याकरणाचार्य ने। और पणनी की सबसे इंपोर्टेंट आपको बात यह याद रखनी है कि पणनी ने क्या रचना की? पणनी ने अष्टधाई रचना की। अष्टधाई पुस्तक में ही संस्कृत के व्याकरण की व्याख्या मिलती है। तो ठीक है, आपको ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन याद रखने हैं। इतिहास में आप कहानी याद करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कहानी याद कर लीजिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आता फायदा। प्लीज डू फोकस व्हाट आई एम सेइंग। टर्मिनोलॉजी इज नाउ कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अब नंद वंश को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं धनानंद पर। धनानंद कौन थे? धनानंद पुत्र थे महापदानंद के। ठीक है, महापदानंद के पुत्र कौन थे? धनानंद। ठीक है, इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। किसके काल में? धनानंद के। परंतु क्या हुआ कि वो वापस चला गया। ठीक है, उस टाइम सिकंदर क्या हुआ, वापस पूर्व की ओर लौट गया। इसके ऊपर ये क्या कहानी है वो जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उनके बीच में युद्ध होते होते रह गया। ठीक है, किस कारण रह गया इसकी कहानी है वो अलग है। सिकंदर जब आया था उन्होंने रावी नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसमें क्या किया था, अफवाह फैला दी गई थी कि यहाँ पर प्लेग की बीमारी है। ठीक है, तो उसको डरकर उनकी सेना आगे बढ़ने से वापस मना कर दिया और फिर सिकंदर वापस चला गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। नाउ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है स्टूडेंट, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर पाया गया है? अभिलेख ओडिशा के अंदर। तो इस अभिलेख के अंदर नंद वंश के शासक महापदानंद के उल्लेख प्राप्त होते हैं कि उन्होंने क्या क्या कीर्तिमान हासिल की। तो हमें यहाँ से साक्ष्य मिले किसके? नंद वंश के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के अंदर। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? तो ओडिशा के अंदर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर की। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है कि मैं इसको 2 घंटे का चैप्टर कर दूँ। तो वी विल ओनली डिस्कस दोज थिंग व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव and I hope you have make your notes very well. So we will see you in the next chapter. Till then, you don't have subscribed our channel till now, then please do subscribe our channel. And if you have any doubt, then you have your comment section. In your comment section, you can post your doubt as well as any suggestion. As well as if you like our video, if you like our article, then please do like our video and also connect it with our Telegram channel. Till then, I will see you in the next video. Till then, please be pure and be healthy. Thank you.